तो जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो सीबीएसई वालों, आप लोग जो है वो तैयार हो जाओ। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जो है वो पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसा तो ये चैप्टर में अब आपका कुछ है नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने इसका जो है ना हाथ पैर गोड़ सब निकाल के फेंक दिया है, यानी डिलीट कर दिया है। बस हल्का सा पार्ट जो है, छोटा मोटा पार्ट जो है वो रखा हुआ है कि भाई इसी को पढ़ के आ जाओ टर्म 2 में और अपना एग्ज़ाम दो और पास हो। ठीक है, तो बस हम लोग जो है वो अपना जो भी चैप्टर आपको सीबीएसई के टर्म 2 के लिए जो भी दिया गया है उस बेस्ड पर जो है वो आपका ये वीडियो जो है वो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आप टर्म 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाली है क्लास। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जो हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक शॉट में जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं लेट ना करते हुए। बाकी आपका एग्ज़ाम आइडिया का स्टैटिक से जो है वो आपका प्रैक्टिस चल रहा है। तो यार अगर एग्ज़ाम आइडिया से प्रैक्टिस करना चाहते हो अपना टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए तो आके हमारे चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, चलो। सो पार्ट 2 जो है स्टैटिक्स आपका कंप्लीट किया गया है क्वेश्चन आंसर केस बेस से। बाकी उसके बाद आपका संस्कृत का जो है वन शॉट हर चीज़ का चल रहा है, वन शॉट हमारे चैनल पे। तो यार जुड़ो, हर मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यार क्लास में जो है आप लोग जुड़े रहेंगे तभी आपको इस तरह का बेहतरीन जो है क्लास आपको मिलेगा। बाकी सिंपल पेपर जो है भी जो है वो आपको डाला हुआ है चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, बाकी स्टैटिक्स का ये आपका क्लास चला था, आप जाके देख लेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ से फटाफट जो है लेट ना करते हुए, मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो है वो जल्दी क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी जो है आप लोग इंक्रीज रखिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा कार्बन का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है हमें। ठीक है, यानी हमें कार्बन का इम्पोर्टेंस क्यों पड़ा। और एक और चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि आखिर ये पूरा चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आखिर ये कार्बन पर ही, कार्बन एलिमेंट्स पर ही पूरा चैप्टर क्यों बन गया। तो इससे हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि यार कार्बन जो है ना वो हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बन गया है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है। बस वही जो हमारे दैनिक ज़िंदगी में जो कार्बन का यूजेज है उसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आया, चलिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि भाई कार्बन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। उम्मीद है आप लोग तो जुड़ ही गए होंगे क्लास में। काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, मैं पतला कर रहा था बस मोटा हो गया। ये एक सेकेंड फ्रेंड रुकिएगा बस। अब देखें, हाँ अब ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है वो कार्बन का इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर ले कार्बन का इम्पोर्टेंस से। तो आप लोग क्लास में जुड़ गए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं, अगर इस तरह का बेहतरीन क्लास अगर आप देखना चाहते हैं आगे अपने और भी आने वाले जो है टाइम में, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और बता दो कि यार यूट्यूब फेस्ट नाम का भी एक चैनल जो है वो बना हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कार्बन का कि कार्बन का क्या क्या इंपॉर्टेंस जो है वो है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप जो है मेरे बात को जो है वो खाली ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप नोट कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है। सबसे पहला क्या है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्विट लेस। यानी ये आपको क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पर जो प्रेजेंट है वो काफ़ी कम मात्रा में है। ये बात ध्यान रखो फ्रेंड, हमारे अर्थ क्रस्ट पर जो अमाउंट ऑफ जो कार्बन है, कार्बन का जो मात्रा है, ठीक है, या फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का मात्रा है वो काफ़ी कम है, काफ़ी लेस है। यानी समझिए 0 कुछ % में है, 0.02% के लगभग जो है वो आपको अर्थ क्रस्ट पे कार्बन मिलता है, और एटमॉस्फेयर में 0.03%, इतना कम। बट इतना कम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका यही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्विट लेस। देन सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड, अब सेकंड पॉइंट को जो है हम लोग देखेंगे ध्यान से। सेकंड पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि द अर्थ क्रस्ट हैज, देखिए यहाँ पर आ गया, ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। वो भी जो अर्थ क्रस्ट पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो भी आपका मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, 0.02%। जैसे आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, हाइड्रोजन का जो भी है, कार्बोनेट्स में जो है कोयल, पेट्रोलियम, कीरोसिन, इस सब चीज़ में जो है वो प्रेजेंट है कार्बन 0.02%।
परसेंट इन द अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई तो यार एक बार फिर से आप जो है बता दीजिएगा यहाँ पर हमें दिक्कत हुई है, तो फिर हम एक क्लास, छोटा सा क्लास बस उतना दूर का बना के आपको जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जो है आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कर रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। इससे क्या है, अगर ये जो छोटा अमाउंट ऑफ कार्बन अगर हमारे नेचर में अवेलेबल है तब भी कोई बात नहीं। द इम्पोर्टेंस, ध्यान से देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सेम्स टू इमेज, बट जितना भी हमें कार्बन का इम्पोर्टेंस का ज़रूरत है और जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में चाहे क्रस्ट पर जितना भी मौजूद है उतना ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस में है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, उपयोगी में है। ये चीज़ आपको यहाँ थर्ड पॉइंट में बोल रहा है। यानी जितना प्रेजेंट है, सोचिए इतना कम मात्रा में प्रेजेंट है, बट तब भी जो है हर जगह पे हमें कार्बन का मात्रा जो है दिखाई दे देता है। तो सोचिए अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया तो फिर क्या जो है हंगामा मचा देगा ये कार्बन। सोचिए, बस इसीलिए यही सोचकर जो है एक चैप्टर बन गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बन एक्ट्स एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा जूम कर ले क्या, चलिए। सो क्या कह रहा है, कार्बन्स एक्ट एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी इन कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म। कार्बन जो है वो कैसा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह हमारे बॉडी के अंदर में काम करता है। एक छोटे से, एक बोले तो एनर्जी के रूप में, न्यूट्रिएंट्स का रूप में जो है वो हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। जैसे मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो हमारे बॉडी के अंदर जो है, या फिर जो आपको हर जगह पर मिल जाता है, ठीक है, फूड के तरफ पे, फूड के जैसा, ठीक है, तरफ में नहीं ठीक है। देन उसके बाद सो दिस इज सबस्टेंड बाय द लैक दैट ईच बॉडी पार्ट्स रिक्वायर एंड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। इससे हमें ये पता चल रहा है, ये जो सब्सटेंट हम कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए कितना उपयोगी का चीज़ है। तो सोचिए कार्बन जो है कहाँ कहाँ पर जो है वो आपका यूज़ में आ रहा है, और कितना ज़्यादा इस कार्बन का जो है वो यूज़ है हमारे दैनिक ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये पूरा बॉडी में जो है आपको सारा चीज़ लिखा हुआ है, कौन सा कितना परसेंट में आपको मिल रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको कितना है, 10% है। कार्बन देखिए कितना है, 18% के लगभग है, धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इस तरह का फिगर आप गूगल पे भी खोज लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट रफली 18% ऑफ बॉडी मास and millions of carbon atoms form the thousands of molecules in virtual every cells। यानी हर एक सेल्स में जो मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है, जो मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है, वो हर एक सेल में जो है वो थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स को जो है वो फॉर्म कर देता है। जो आपका मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है वो हमारे बॉडी के सेल में, हर एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ देखिए थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो फॉर्म करता है, बना देता है। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट रफली 18% के लगभग हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद है, यानी 18% का लगभग जो है कार्बन हमारे बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आपका जो पॉइंट बोल रहा है वो क्या है, उम्मीद है समझ में तो आपको आ रहा होगा अच्छी तरीके से। देन उसका पॉइंट क्या है कि कंपाउंड सच एज प्रोटीन, डीएनए, फैट्स ऑल कंटेन्स कार्बन। ये तो यार सबको पता है कि जो प्रोटीन होता है, जो डीएनए होता है एंड जो फैट्स होता है, उन सब में कार्बन का जो है क्या होता है, प्रेजेंस होता है। यही चीज़ आपको थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट कह रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन इज प्रोसेस थ्रू विच बॉडी रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन ए ग्लूकोज। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो ठीक है, जो हम लोग जो है खाना जो खाते हैं उसको पचाते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, सेलुलर प्रोसेस जो भी चीज़ होता है, उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो रिलीज़ करती है क्या,
बॉडी क्या रिलीज करती है, बॉडी जो है वो एक एनर्जी स्टोर करके रखती है, नाम है उसका ग्लूकोज। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो एक एनर्जी को स्टोर करके हमारा बॉडी जो है वो रखती है, ठीक है। और उसके बाद विच इज़ कंपाउंड कंपोज बाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि आपका किस कंपाउंड का होता है, तो उसमें आपको कार्बन भी मिला रहता है, कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। यार मामूली सी बात है, ग्लूकोज में अगर हमारा बॉडी जो है किसी एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही होता है C6H12O6। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे कार्बन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी आपको मिल रहा है। सो यही चीज़ तो वहाँ लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा सोचने का क्या बात है, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर जो किस फॉर्म में मिलता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। यानी यहाँ आपको बताने का ये मकसद है कि भाई साहब आपको जो है यहाँ पर भी जो है भाई साहब आपको मिल गया कार्बन, यहाँ पर भी जो है भाई साहब आपको क्या मिल गया, कार्बन। यानी हमारे बॉडी के अंदर भी जो है वो कार्बन मिल गया, जो कि 18% के लगभग हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। सो उम्मीद है कार्बन का जितना चर्चा हुआ उतना आपको समझ में जो है वो अच्छी तरह से आई होगी। क्या मैं उम्मीद करूं कि कार्बन के बारे में मैंने जितना चर्चा किया वो आपको पूरे बढ़िया से समझ में आया होगा। बता दीजिए अगर आया है ना भाइयों, तो एक कमेंट जो है प्लीज़ अपने तरफ से एक प्यारा सा कमेंट जो है वो शेयर कीजिएगा, उससे मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कोवलेंट बॉन्ड पर, और कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यार कोवलेंट बॉन्ड इस चैप्टर के लिए जो है ना, इस चैप्टर के लिए बोलूँ कोवलेंट बॉन्ड आँख है, आई की तरह जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमारा इस चैप्टर में काम करता है। सो कैसे देखते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी एक ऐसा केमिकल बॉन्ड्स किसको कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लंबा लाइन जो खींचता है, इस लंबे लाइन को ही हम लोग कहते हैं बॉन्ड। यानी ऐसे जो खींचा जाता है इसी को बोलते हैं बॉन्ड, और ये जो लाइन तरह का जो लाइन खींचा हुआ है इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में यहाँ पे जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। यानी दो एटम्स के बीच में जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको ही हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं आया समझ में, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहता हूँ पिछले क्लास यानी 9th क्लास का कुछ चीज़ें मैं जो है वो आपको रिकॉल थोड़ा सा कराना चाहता हूँ। क्या आप वैलेंसी निकालना जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आप निकालना जानते हैं? एक सेकेंड, कॉल आ गया था वो थोड़ा सा बीच में। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हैं? तो आप बोलेंगे यस हमें तो पता है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो उसमें आपका क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो हल्का सा आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल फ्रेंड, एक एग्जांपल मैं लूँगा आपका सोडियम सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सो अगर जब इसका आप निकालते हैं वैलेंसी तो KLMN इसी तरह से निकालते हैं ना। सो सोडियम 11 है तो टोटल आप 11 रुपये यहाँ खर्चा करेंगे। मैं रुपीज़ में करके बताता हूँ इस तरह का कॉन्सेप्ट। सो 11 रुपये खर्चा करने का मतलब है कि K वाले सेल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो डाला हुआ है केमिस्ट्री ट्रिक करके, आप वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का जो है ट्रिक देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा एंड देन उसके बाद 1 आएगा, इन सब का सम कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको जो है क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखें, सो लास्ट वाला सेल को हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। सो आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आउटर मोस्ट सेल में आपको क्या मिल रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल में सर जी हमें मिल रहा है 1, यानी 1 हमें आउटर मोस्ट सेल में मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हर एक एलिमेंट्स
हर एक एलिमेंट जो है वो सोचता है, सपना देखता है। क्या देखता है भाई? सपना। तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपना सपना क्या देखता है? सपना दिखा देते हैं। जैसे इस सोडियम को जो है हम सपना दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ये बेचारा सपना देखता है कि हमें जो है वो स्टेबल होना है। हमें क्या होना है? हमें जो है वो स्टेबल होना है। स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए भाइयों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेबल होने के लिए जो है NCERT ने एक रूल बना दिया। क्या बना दिया? कि भाई साहब अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब ऑक्टेट क्या है भैया वो भी बता दो। तो यार मैं एक बात बताऊं, ऑक्टेट का मतलब है कि किसी भी आप एलिमेंट का अगर आप जो वैलेंसी निकाल रहे हैं तो उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर लास्ट वाला, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है लास्ट वाला, तो अगर उसके लास्ट वाले सेल में, यानी ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो भी आपका जिसका भी अगर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंसी, वो जो एलिमेंट है वो आपका स्टेबल एलिमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेबल एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, या फिर 2 भी आ जाए। ठीक है, डबलेट भी हो जाए यानी 2 भी आ जाए तो हमारा हो जाएगा काम। 2 भी हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, डबलेट भी हो जाए तो ये चीज़ होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सोडियम का यार तो हो ही नहीं रहा है। सोडियम का 1 आ रहा है लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम सोचेगा कि यार हम कैसे अपना ऑक्टेट को पूरा करें। तो इसके दिमाग में आएगा कि काम करते हैं, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन यार किसी को दे देते हैं। देने का मतलब है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, हटा देते हैं कि भागो यार एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैं इसको हटा देता हूँ। सो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा? यहाँ से हटा देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भाई अब तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास से चले जाओगे तो यार मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ये अपना सोडियम जो है वो सपना देख रहा है, सोच रहा है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो CBSE ने बोला हाँ कर सकते हो। क्यों? अब देखिए, एक मैं पहले सबसे पहले स्टेबल एलिमेंट का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका आर्गन है, आर्गन हो या फिर आपका नियोन जो 10 नंबर पे आता है, मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे नियोन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसको अगर मैं वैलेंसी इसका निकालूंगा KLM करके, सो पहले वाले में 2 आएगा और दूसरे वाले में 8 आएगा। सो आप देख सकते हैं कि इसका आउटर मोस्ट सेल, अब इन दोनों को जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल में लास्ट में 8 आ चुका है। यानी ये आपका कैसा एलिमेंट है? तो ये एक आपका स्टेबल एलिमेंट है। कैसा है भाइयों? तो ये एक आपका स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल। तो ये आपका एक स्टेबल एलिमेंट माना जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये सारा कहानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आना चाहिए, आना ही चाहिए। सो आपका ये हो गया, एक नियोन का मैंने एग्जांपल दे दिया। सो उसी तरह से ये सोडियम क्या करेगा भाई? ये भी अपना जो है वो स्टेबल होने के लिए एक काम करेगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएगा, किसी को शेयर कर देगा, और यहाँ पर जो है इसका बन गया आउटर मोस्ट सेल कौन सा? तो अब इसका आउटर मोस्ट सेल बन गया ये एल वाला सेल। ये हो गया अब इसका आउटर मोस्ट सेल। क्या हो गया? अब इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया ये वाला। देन अब ये कहेगा कि भाई मैं भी जो है वो स्टेबल कैटेगरी में आ चुका हूँ, यानी मैं भी एक स्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हर एक एलिमेंट जो है वो अपना स्टेबल होने के कगार पर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ये भी क्वेश्चन आएगा कि एक एलिमेंट जो है वो अपना मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है। तो याद रखेंगे, एक एलिमेंट अपना मैक्सिमम जो है, अपना मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन से जो है लॉस करेगा? तो 1 से लेकर 3 तक ही जो है वो अपना लॉस कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस नहीं कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये केस आपका फंस जाता है कार्बन के दौरान, मैं उसको आगे बताऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गया। मैं यहाँ पे क्या आपको समझाने जा रहा था? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा हाँ, कोवलेंट बॉन्ड समझाने जा रहा था। तो चलिए, अब ये बात तो आपको समझ में आ गया कि यार हर एक एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी को जो है वो
मेंटेन करके रखना चाहता है तो वो स्टेबल बनने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से ज़रूरत पड़ेगी, जैसे क्लोरीन का कीजिएगा तो 2 8 7 होगा क्योंकि 17 नंबर पे आता है, तो 7 हुआ तो उसको यार एक 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए लास्ट में उसको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो यार वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करेगा या फिर अपना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। ये करेगा तो उसका जो है ऑक्टेट जो है वो अपना स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। बट अब यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड का जो यहाँ नियम क्या कह रहा है, अब ध्यान से यहाँ सुनिएगा कोवलेंट बॉन्ड का नियम। कोवलेंट बॉन्ड ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए भाइयों, कोवलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है कि भाई आप लूज ना कीजिए, आप जो है अपना सपना को जो है जितना आपके पास है उतना ही रखिए और मेरे साथ शेयर कर लीजिए। यानी 2 एटम्स जो है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 2 एटम्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स जिनको कि दोनों को जो है वो भाई ज़रूरत है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कि यार मुझे इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता तो मैं जो है ऑक्टेट पूरा कर लेता। दूसरा वाला भी सोच रहा होगा कि भाई मुझे इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता तो मैं भाई अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेता। तो ऐसे 2 एटम्स जिनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो वो दोनों एटम्स आपस में जो है बातचीत करेंगे कि भाई सुन इधर, भाई एक काम कर, मैं और तू दोनों जो है आपस में जितना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है उतना मेरे पास जो है, एक काम कर, तेरे पास जितना है ना और मेरे पास जितना है उन दोनों में अपना शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और अपना अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो जो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में, और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड होती हैं, उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इतना सारा मैंने इधर आपको एग्जांपल दिया तो मैं और एग्जांपल आपको दे के समझाऊंगा। और ये सारा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यार आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको 2 जो है आपको एटम्स दिए हुए हैं, ये पहला एटम्स है और ये इसका दूसरा एटम्स है, ठीक है। अब इन दोनों का एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे पहला वाला एटम का यहाँ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वाला एटम का जो है वो भाई साहब यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसका, ये देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला एटम का। अब ये क्या करेगा, मैंने क्या बोला, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन दोनों को जो है 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा। तो अब ये क्या करेंगे, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भाई ये दोनों जो है आपस में पहले बात करेंगे, दोनों आपस में पोटापोटी करेंगे। ए भाई सुन ना, इधर आना, एक काम करते हैं, तुम्हारे पास एक है मेरे पास एक है, हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको शेयर करते हैं, तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करो, इससे क्या होगा कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और तुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सो ये सोचेगा दूसरा वाला कि यार ये बात तो सही कह रहा है, काम करते हैं, चलो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में जब शेयर करेंगे तो कुछ इस तरह का केस बनेगा, इस तरह का केस बनेगा क्या, तो मैं यहाँ पे एक अलग से बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका पहला वाला है और ये आपका दूसरा वाला एटम है, ठीक है। पहला वाला ये आपका एटम है और ये इसका दूसरा वाला एटम है। पहला वाला एटम का जो है ये है इलेक्ट्रॉन, पहला वाला एटम का है ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले एटम का है ये इलेक्ट्रॉन। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अपना सामने सामने ला के रख दिए। अब क्या हुआ, तो अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अब यहाँ पे जो है कहानी होने वाली है। क्या होने वाली है कहानी कि अब जो है ये अपना सर्कल बनाएगा, कहेगा कि भाई देख ये हुआ मेरा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो इधर से दूसरा वाला भी कहेगा भाई देख ये हुआ मेरा 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया और दोनों में शेयरिंग हो गया, इन दोनों एटम्स में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। और यही फिगर आपको यहाँ ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है समझ रहे होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक चीज़ मेरे फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कहानी में यहाँ पे ये सारा जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है। नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एक मैं सबसे पहले आपको कहानी बता दूं क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करती हैं। यानी कि ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जब हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ लिखना चाह रहा हूँ,
ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पर अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। कितने बॉन्ड की? 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। यानी सर जी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जो है से मिल जाएंगे, तो ये देखिए डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे मिल गया। और ये जो लंबा लाइन खींचा है यही आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़। मज़ा आ रहा है ना इस बार? चलो तो अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है तो यार लाइक शेयर कर दो। बस उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन में जो है भाई, हाइड्रोजन पहला वाला एटम का हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास होता है आउटर मोस्ट सेल में। दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है भाई उसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में बतियाएंगे क्या? कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं, ऐसे गले में गले हाथ डाल के करेंगे, भाई एक काम करते हैं, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, और दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जो है ऑक्टेट मतलब कि ड्यूबलेट जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, आराम से घर में बैठ के चाय पानी पियेंगे। ये दोनों बात करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का जो है अपना अपना जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा डबलेट। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों अपना जो है क्या कर लेंगे, स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे भाइयों, समझ गए। अब यहाँ पर अगर इनका बॉन्ड में बना के दिखाऊं, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा बना होगा, तो आप सबसे पहले बताइए इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो भाई एक ये रहा इलेक्ट्रॉन और एक ये रहा, नहीं दिखा, रेड से कर देते हैं, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कुछ इस तरह का कहानी यहाँ पे बन के आएगा सामने। उम्मीद है समझ में आया होगा हाइड्रोजन का केस। तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया। देन उसी तरह से ऑक्सीजन का देखिए, तो आपको पता है ऑक्सीजन का क्या होता है। जब मैं ऑक्सीजन को देखूंगा तो आउटर मोस्ट सेल में कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का जब मैं KLM करके निकालता हूँ, KLM ऑक्सीजन का O जो कि 8 नंबर पे आता है, तो K वाले सेल में 2 रखिएगा, L वाले में 6 रखिएगा ना, L वाले में 6 रखिएगा, दोनों को सम कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। सो आउटर मोस्ट सेल में मैं देख रहा हूँ तो 6 आ रहा है। यानी ऑक्सीजन पर जो है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जो है छाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और ये 6। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन पर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक बात बताइए, अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कितना इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत है ना। 6 है इसके पास, टोटल 6 है। अब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये कहेगा ये सुन भाई एक काम करते हैं, तुम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो और हम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयर कर देते हैं, और दोनों जो है अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। ये अपना दोनों ऑक्सीजन आपस में बात करेंगे, दोनों जो है आपस में बात करेंगे और कहेंगे भाई दोनों जो है अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो ये दोनों अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेंगे तो ये देखिए ये पहले वाले ऑक्सीजन, ये देखिए इस तरह से मैं बना देता हूँ, पहले इनको इस तरह से बना देता हूँ। अब ये पहले वाले ऑक्सीजन का ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले ऑक्सीजन का, और दूसरे वाले ऑक्सीजन का ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने है। अब ये देखिए अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं, तो इनका यहाँ पर क्या हो गया, शेयरिंग बना। अब गिनिएगा तो इनके पास टोटल कितने बन गए, टोटल गिन लीजिए, तो टोटल इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कैसे, तो ये देखिए पहला वाला बॉक्स का पहले गिनिए, पहले वाले बॉक्स का यानी इस वाले बॉक्स का गिनिए सबसे पहले। ये जो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का मैंने गोल घेरा है ना, इनका गिनिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर भी जो 4 है ना एक साथ उसको भी गिनिएगा। तो इधर ऑक्सीजन की तरफ 4 है और अंदर में 4 है जो शेयर किया है 2-2 इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले का हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले का भी जो है गिन लीजिएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी दोनों अपना ऑक्टेट को क्या कर लिए, दोनों अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिए। यानी ये दोनों आपस में स्टेबल हो गए। और अंदर में कितना भाई इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमें इससे ये भी पता चल गया। सो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, कहानी है सारा चीज़ का।
चलिए, मज़ा आ रहा है तो यार लाइक करो सेशन को। इतना मज़ेदार क्लास मैंने आपके सामने लेके आया हूँ यार, लाइक तो ज़रूर करना। उसी तरह से यार एक बार नाइट्रोजन का मेरे तरफ से होमवर्क है यार, नाइट्रोजन का खुद से कर लेना। उसी तरह से वैलेंसी निकाल के कीजिएगा, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आगे अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको कोवलेंट बॉन्ड का तो कहानी समझ में आया ही होगा, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है मैंने वो भी समझा दिया। दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं माय डियर। ठीक है, चलो सो देन उसके बाद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये सारा मैंने आपको बता दिया है कहानी। ठीक है, सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, सबसे पहले तो मैं इसको जो है इस तरह से कर लेता हूँ। सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड ये है आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। सो कहानी क्या है, द कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कि आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हों एक दो एटम्स के बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इस तरह से, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये आपका पेयर बना इलेक्ट्रॉन का, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, उसी तरह से डबल वाला में क्या होगा, डबल वाला में आपका क्या होगा, दो पेयर आपका जो है शेयर होगा, दो एटम्स के बीच में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे, यानी दो पेयर्स का, एक पेयर में दो जो है इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे और दूसरे पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से चार इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे बन के सामने आएगा। इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बन के सामने आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो है आपका क्या होगा, तीन पेयर के जो है शेयरिंग आपका होगा, सो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। उम्मीद है समझ गएंगे सारा चीज़। तो इस तरह से आपका ये ट्रिपल बॉन्ड का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ बन जाएगा। चलिए बाकी उसके बाद ये सारा यहाँ पे कहानी मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ देखिए दो पेयर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, दो पेयर्स, ध्यान से देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कट कह दिया, यहाँ पे देखिए दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखिए तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उसी तरह से ऑक्सीजन में आप देखिएगा यहाँ पर तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और उसी तरह से जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन में देखिएगा तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। चलिए तो इस तरह से आपका ये भी होगा वो कंप्लीट। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं क्या है हमारा कहानी। मज़ा आ रहा है ना यार, मज़ा तो आना चाहिए इतना बेहतरीन क्लास के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड्स। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड्स पे आ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड का कहानी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट अब आयनिक बॉन्ड का भी तो कहानी हमें बता दो भाइयों। सो अब हम लोग आयनिक बॉन्ड जो है वो देखने जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए सो आयनिक बॉन्ड जो है अब वो सबसे पहले जो है ये आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे कर देना है, फिर उसके बाद पढ़ता है। सो आयनिक बॉन्ड एटॉमिक बॉन्ड्स क्रिएट बाय द अट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंशियल चार्ज्ड आयन। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाली, जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला जो आपका होता है, क्या चीज़ बोलते हैं उसको, फोर्स जो होता है जो एक बॉन्ड का क्रिएशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो जब आयंस, दो अपोजिट आयंस आपस में चिपकेंगे अट्रैक्शन फोर्स के दौरान, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं आया समझ में तो यार नीचे बहुत से एग्जांपल लाए हैं, इंतजार करो। ऐसे आप समझिए आयनिक बॉन्ड जो है वो आपका आयन से जो है फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, सबसे पहले एग्जांपल ही बता देता हूं, तब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में सारा चीज़ आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे NaCl में क्या होता है, Na+ होता है आयन, और Cl में Cl- होता है। अब इन दोनों का अट्रैक्शन जब हुआ,
क्योंकि अपोजिट साइन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम साइन में रिपेल होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, भाई मुझे सब चीज़ लिखना पड़ता है। सो इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हुआ। सो यहाँ पर हुआ इनका अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन जैसे ही होता है तो यहाँ पर आपको सामने दिख जाता है क्या, कि भाई हमें मिल गया NaCl, हमें मिल गया NaCl। और इनके बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो बॉन्ड का इनके बीच में फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इस तरह से होता है। क्या ऐसा होता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन? जी नहीं, ये ऐसा होगा तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, बट हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। सो आपका यहाँ पर ये बन गया आपका आयनिक बॉन्ड का कहानी NaCl का। सो उम्मीद है आप NaCl का समझ रहे होंगे। दो अपोजिट चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए। सो ये आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है वो हो गया बन के रेडी। नीचे और एग्जाम्पल्स है, घबराइए नहीं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट इसमें क्या कहानी है, द बॉन्ड इज टिपिकली बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यार आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया है, जिसमें आपका Na जो है वो आपका मेटल है और जो Cl है वो आपका क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो आपका जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो दो ऐसे चीज़ में होंगे जिसमें कि पहला तो आपका मेटल होगा और दूसरा आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा। चलिए, मज़ा आ गया सर पढ़ाने में, मतलब भैया, सर नहीं यार, सर नहीं भैया, भैया आज मज़ा आ गया पढ़ने में। चलो अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ते रहो। देन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन आयन इंटरैक्ट टू create an ionic compound which the positive and negative charge in balance। यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक आयंस जो है, यानी जब दो आयंस जो है अपना इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड के द्वारा, जिसमें कि एक आपका पॉजिटिव आयंस होगा और दूसरा आपका निगेटिव आयंस होगा, वो दोनों आपस में जो है आके अट्रैक्शन से चिपक जाएंगे, तो वहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन आपको निकल के सामने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम आपका फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड आपका जो है वो आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आपका लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये सब चीज़ जो है आपके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम जो है आपका फ्लोराइड, ये सब जो है आपके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कुछ इस तरह का कहानी, यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, आयनिक और कोवलेंट का दोनों के बीच का डिफरेंस। सो आयनिक में आप देखिए फ्रेंड ध्यान से, आयनिक में क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे सोडियम मेटल है और ये आपका यहाँ पे क्लोरीन मेटल है, ये आपका ये क्लोरीन मेटल है। सो क्लोरीन मेटल में आपको क्या है, क्लोरीन मेटल का जब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, क्लोरीन मेटल का जब मैं यहाँ वैलेंसी निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन मेटल का KLM ऐसे करके, तो क्लोरीन मेटल का जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन का मैं इसका लिख रहा हूँ, तो 2 8 7, भाई क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन का तो भाई इसको ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम, अगर मैं अब यहाँ पे सोडियम का मैं वैलेंसी एक बार निकाल के दिखा दूँ, सोडियम का KLM, तो सोडियम का जब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ तो सोडियम का क्या बनेगा, 2 8 1। तो सोडियम का देखिए ध्यान से, भाई सोडियम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और क्लोरीन को जो है भाई एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा, ओहो सॉरी, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो क्या करेगा ये सोडियम, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज करेगा। यहाँ शेयरिंग नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिए, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का, बट आयनिक बॉन्ड में लूज होता है या गेन होता है, यानी कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा और वहाँ पर अपना एक बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। सो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ से अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा क्लोरीन, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो उम्मीद है आयनिक बॉन्ड आप समझ गए होंगे और कोवलेंट बॉन्ड आप समझ गए होंगे। कोवलेंट बॉन्ड में आपका क्या होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में आपका यहाँ पे शेयरिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इस तरह से,
ठीक है, सब आपस में चिपक गए हैं। बट यहाँ पे आयनिक का देखें तो आयनिक का चिपका नहीं है, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग नहीं हो रहा है, इनके बीच में लूज और गेन का जो है प्रोसेस चलेगा। चलिए, सो उम्मीद है समझ रहे होंगे ये सारा कहानी। चलिए भाइयों, तो आप समझ गए तो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है लाइन। नेक्स्ट जो लाइन है वो हमें क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड पेयर। ओहो हो, बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आया है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम आ रहा है उस तरह के हम लोग पेयर को कहेंगे बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम नहीं आ रहा है, वो खाली बैठा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम आ रहे हैं, यानी एक दूसरे से दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, उस तरह के एटम को हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहेंगे। यार नहीं आया समझ में सर जी? भैया जी नहीं आया? अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन छोड़िए, नाइट्रोजन का देखिए। जैसे कि आप यहाँ नाइट्रोजन में देख रहे हैं, तो जो इस बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, कैसे काम में आ रहे हैं? तो भाई साहब यहाँ तो शेयरिंग का काम चल रहा है। तो जी हाँ, इस बॉक्स के अंदर जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम आ रहा है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर्स। बट वहीं पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली बैठा हुआ है, और इधर भी इस नाइट्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह के एटम, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा ताकि ये नोट्स अगर आप जब पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि हाँ भैया क्या लिखे थे। तो इस तरह के जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग एटम को क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो लोन पेयर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप समझ गए होंगे। चलिए, सो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में आप चीज़ समझ गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही देखिए जो मैंने यहाँ समझाया, वही चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है। सो जो बॉन्ड जो शेयर करने में काम आ गया, उसको तो हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बेचारा खाली बैठा हुआ है, उस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या? ध्यान से देखिए। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। कह रहा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो आपका सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, इन तीनों चीज़ में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है वो इन तीनों चीज़ में एग्जिस्ट करता है। एक सेकेंड, हाँ चलिए। सो कह रहा है कि ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो सॉलिड वाला जो होता है ना, ये सॉफ्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो आपका है वो सॉफ्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, पूरी तरह से हार्ड सॉलिड में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी लिक्विड में करता है और गैसियस में भी वो करता है एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्योंकि वो तीनों में कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, यानी कि मिलता है हमें, सॉलिड में मिल जाता है, सॉफ्ट सॉलिड में मिल जाता है, लिक्विड में मिल जाता है, गैसेस मिल जाता है। तो इसका रीज़न आप समझ लीजिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके बीच में जो है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगा हुआ है। यानी इन कोवलेंट बॉन्ड्स में जो है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो वीक जो फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगा हुआ रहता है। यानी कोवलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। समझ गए? समझ गए? चलिए, यानी एक एटम के अंदर में तो आपका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगर हम फिर मॉलिक्यूल्स के बीच का देखें, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर हम अट्रैक्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, तो वो आपका वीक होता है। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो। जैसे नहीं आया समझ में तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपका कोवलेंट का ही, एक सेकेंड रुकिएगा।
जैसे कि मैं आपका एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ कोवलेंट का ही। जैसे यहाँ पे मीथेन हुआ, क्या हुआ, मीथेन, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ लिख के। जैसे आपका यहाँ पे मीथेन हुआ, मीथेन, मीथेन यानी कि CH4, इसी में पढ़ना है आपको मीथेन के बारे में सारा चीज़। सो मीथेन CH4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं एक एटम के अंदर का फोर्स देखूं तो वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी अगर मैं इस मीथेन का एक सिंगल सा एटम में देखूं तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। बट वहीं पर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूँ, यानी यही जो मीथेन है, इसी मीथेन का एक और मॉलिक्यूल्स आ जाए साथ में, इसी मीथेन का जो है एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे साथ में आ जाए, अलग मॉलिक्यूल्स, तो अब जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है एक साथ, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है। बस उसी के कारण जो है आपका क्या होता है, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो आपको तीनों चीज़ में आपको एग्जिस्ट यानी मिला हुआ रहता है। यानी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड में भी हमें मिल जाता है, लिक्विड में मिल जाता है, और गैसियस में भी हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके एक इंडिविजुअली अगर एटम्स में देखें तो इंडिविजुअली एटम्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंडिविजुअल एटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक सिंगल अगर एटम में देखें तो यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा है। बट वहीं पर अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करूँ तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है। बस वही कारण है कि हमें कोवलेंट कंपाउंड जो है वो तीनों स्टेट में हमें मिल जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, सॉलिड में, सॉफ्ट सॉलिड में हमें मिल जाता है। ठीक है। अब जो आपका गैस में जो है कोवलेंट बॉन्ड, जैसा Cl2 है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस आपका क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, तो आपको गैस में मिल गया। और जैसा आपका ब्रोमीन है, लिक्विड फॉर्म में मिल गया, वो भी आपका कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जो आपका सॉलिड में अगर मैं देखूँ तो सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन आपका क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो भी आपका कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वो आपका मैं 3 एग्जांपल भी आपको दे दिया सॉलिड, लिक्विड, गैस का। सो देन नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसी में काफ़ी डिटेल में मैं आपको इस चैप्टर को जो है वो लेके गया हूँ। मज़ा आया तो यार एक लाइक ज़रूर करना। सो दे आर जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और लेस पोलर सॉल्वेंट like ether, benzene etc and generally insoluble in polar solvent like water। यानी बोल रहा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जनरली सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे आपका इथीन है, बेंजीन है, ठीक है, जो भी आपका ये चीज़ है उसमें जो है आपको ETC, ये सारे चीज़ में जो है वो आपको सोल्यूबल होता है। कौन? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है इन सब चीज़ों में वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। बट वहीं पर अगर मैं देखूं आपको, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो बट अगर मैं वहीं पर देखूं आपका क्या चीज़ इनसॉल्युबल फॉर्म में, तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं जो जैसे कि वाटर, तो वाटर जो है वो आपका क्या होता है, वाटर आपका एक पोलर सब्सटेंस, पोलर सॉल्वेंट होता है, और पोलर सॉल्वेंट में कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं डिजॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है भैया, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझा देते तो मेहरबानी होती। यही चीज़ आप बोल रहे होंगे अपने मन में, तो मैं आपको थोड़ा सा पोलर के बारे में बता देता हूँ। यार पोलर कुछ नहीं है, पोलर, पोलर से ही आपको पता चल रहा है, पोलर, पोलर से ही आपको पता चल रहा है पोल, पोल यानी दो अपोजिट पोल्स, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दो पोल्स अगर कहीं भी दिखाई दिए किसी भी चीज़ में तो वो आपका पोलर सॉल्वेंट आपका कहेगा। जैसे आपका NaCl, NaCl में क्या होता है, Na+ और Cl-। तो ये देखिए आपको दो चीज़ आपको दिख रहे हैं, यानी NaCl आपका कैसा है, एक पोलर सॉल्वेंट है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नॉन पोलर में आपको ये दोनों चीज़ नहीं दिखाई देंगी। चलिए लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप फिर मुझसे पूछ देंगे यहाँ पर क्या, कि एक बात बताइए भैया कि जो आप बोल रहे हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि पोलर आपका मतलब हो गया कि दो पोल्स यानी पॉजिटिव निगेटिव दिखाई देंगे, और नॉन पोलर में ये चीज़ नहीं दिखाई देते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो आप वाटर बोल रहे हैं, वाटर को, कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ये कैसे हो सकता है?
वाटर का तो मैंने बचपन से स्ट्रक्चर देखते आया है, यानी बचपन से हम लोग स्ट्रक्चर वाटर का देखते आए हैं कि इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। बचपन से हम लोग तो यही स्ट्रक्चर देखते आए हैं भैया। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आपका वाटर जो है वो आपका क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है? बल्कि यहाँ पर तो देखिए ऐसे लाइन जो खींचा हुआ है ये तो कोवलेंट बॉन्ड का जो है आपको क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करेगा। यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना। तो अब मैं आपको बता दूं क्या कि वाटर जो है वो पोलर सब्सटेंस इसलिए होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनिए, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने क्वेश्चन ये बोला कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि वाटर जो है वो आपका एक पोलर सब्सटेंस होता है। और पोलर सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पोलर सब्सटेंस में आपको पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दिखेंगे। बट यहाँ पर मैं जो ऑक्सीजन का जब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर तो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, क्या चीज़, उसको आप थोड़ा सा जो है वो गौर कीजिएगा। ये कि ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी हाई, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होता है, काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यही कारण है कि इस ऑक्सीजन पर जो है वो हल्का सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा निगेटिव चार्ज जो है वो बन जाता है, हल्का सा। अब जैसे इस पे हल्का सा निगेटिव चार्ज बना तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाता है। यानी ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन से अपने इसका हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने तरफ छीन लेता है। क्या कर लेता है, वो अपने तरफ छीन लेता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर जो है वो निगेटिव, हल्का सा निगेटिव चार्ज बन जाता है और इन दोनों पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बनता हुआ दिख जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर दो पोल्स दिख गया, एक तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, दोनों पोल्स आपको दिख गए। तो बस इसी कारण से जो है वाटर जो है वो आपका क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जिसमें दो पोल्स आपको ना दिखाई दे। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड डिजॉल्व हो जाते हैं, वहीं पर जो है वो पोलर सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक वाटर। वही चीज़ आपको वहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा मज़ेदार तरीक़ों से। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो है क्या आपके लिए लाया है खास। नेक्स्ट है molecular of covalent compounds are held together by relative weaker force as compared to ionic compound। यानी अगर हम मॉलिक्यूल्स, वही चीज़ यहाँ पर तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, जो कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, जो कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बीच में रिलेटिवली अगर मैं देखूँ आयनिक बॉन्ड के थी में, तो रिलेटिवली जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है रिलेटिवली थोड़ा सा वीक फोर्स होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, ज़्यादा होता है। बट अगर मैं वहीं पर बात करूँ कोवलेंट कंपाउंड का, तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका लो होता है। वो आगे पढ़ेंगे, और अगर मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, तो आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि यही कारण है आपका कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट, देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये लो सामने आ गया आपके सामने, यही कारण है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होता है, काफ़ी कम होता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट समझेंगे अब भाइयों। फोर्थ पॉइंट है कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। अब यार खुद से सोचो, तुम लोग खुद से सोचो कि एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लो है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगा, कैसे, कोई यहाँ पे आयंस फ्री होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आयंस यहाँ पे फ्री होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे पास करेगा, कोई मुझे इसका आंसर देगा,
कोई मुझे इसका आंसर देगा? सो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बीच में जब कोई आयंस फ्री होंगे नहीं, कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में कोई आयन फ्री होगा ही नहीं। क्यों? जैसे मैं मीथेन ही ले लेता हूँ। मीथेन मीथेन में जो है एक कार्बन में 4 आपके बॉन्ड बनते हैं, चारों बॉन्ड पे भाई हाइड्रोजन बैठा हुआ है। चारों बॉन्ड पे क्या है? चारों बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बॉन्ड से बने बने हुए बॉन्ड बन जाते हैं वहाँ पर। तो चारों बॉन्ड पे जो है भाई हाइड्रोजन बैठा हुआ है, यानी इस कार्बन का जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे बिजी हैं अपने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने में। यानी यहाँ पर किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो है वो फ्री बैठा नहीं हुआ है कि वो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी पास करे अपने अंदर। तो यार यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं। मज़ा आ रहा है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री में हम लोग बैच को लॉन्च करते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं, फ्री में मॉक टेस्ट आपको जैसे जैसे एग्जाम पास में हम लोग कराएंगे, फ्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री में आपको सारा मटेरियल्स, फ्री में अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, सारा चीज़ आपको फ्री फ्री फ्री। तो प्लीज़ इस फ्री चैनल को जो है फ्री के सब्सक्राइबर से अपने प्यारे प्यारे थंब से जो है क्लिक करके, अपने प्यारे प्यारे फिंगर से क्लिक करके कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ें। सो कैटनेशन किसको कहते हैं? अब इस कैटनेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यार कैटनेशन जो है, वैसे तो ये आपका जो चैप्टर है कैटनेशन का, ये आपका किस में आ जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैटनेशन का जो प्रोसेस है सॉरी, कैटनेशन का जो आपका टॉपिक है ये आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आ जाएगा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में कैटनेशन का जो है पढ़ना है। ऐसे मैंने आगे लाया भी है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा जो है वो हिंट देता हूँ कैटनेशन के बारे में। सो कैटनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो कैटनेशन में कुछ नहीं होता फ्रेंड, थोड़ा सा जो है देहाती भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो यार कैटनेशन का मतलब है कि एक कार्बन एटम, भाई कार्बन जो है इसका ऐसा अपना इसका आउटर मोस्ट सेल में, यानी कार्बन जो है, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा कहानी बता दूँ, थोड़ा सा, बिना कहानी के मज़ा नहीं आएगा भाई। ये कार्बन जो है ये बेचारा ऐसा दुविधा में है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, मैंने आपको बता रखा आउटर मोस्ट सेल कहाँ होता है। आउटर मोस्ट सेल में भाई 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये फंस गया। अब ये सोच रहा है कि यार 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 रहते तो यार मैं किसी को शेयर कर देता, या फिर मैं किसी से ले लेता, या फिर कुछ भी कर लेता यार 3 रहते तो, बट 4 है, 4 तो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन मैं किसी से ले सकता हूँ। इस दुविधा में ये कार्बन फंस गया है। तो फंस गया है तो अब ये कार्बन एटम बेचैनी में आके ऐसा कुछ कदम उठाता है जिस कदम को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन कहते हैं। उम्मीद है समझ रहे हैं कैटनेशन का हल्का फुल्का कहानी। सो इसमें क्या होता है कि 2-3 भाई बहनों जो है वो आके कहते हैं कि भाई कार्बन, क्या आप मेरे साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे? भाई कार्बन, क्या आप मेरे साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे? तो कार्बन भाई बेचैनी में रहता है क्योंकि भाई इस तो ये जो है किसी को लूज या फिर गेन कर नहीं सकता है, बट ये शेयर कर सकता है। तो ये कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, आप ही लोग जैसे कस्टमर को तो हमें जो है वो स्वागत है, आइए आइए, हम लोग साथ में शेयर करके एक अपना लॉन्ग चैन या ब्रांच्ड चैन या फिर साइक्लिक चैन को प्रोड्यूस करेंगे। बस वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। उसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। और ये कार्बन अपना खुद से करता है, यानी सेल्फ लिंकिंग होके करता है। सो बस उसी को हम लोग कहेंगे कैटेनेशन। सो वही चीज़ लिखा हुआ है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फ्रॉम लॉन्ग चैन रिंग चैन कॉल्ड कैटेनेशन। सो उम्मीद है कैटनेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, ये है आपका स्ट्रेट चैन, यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रेट चैन। ये है आपका ब्रांच चैन। ये स्ट्रेट चैन में एक इधर से आपको क्या हो गया, निकल के आ गया ब्रांच की तरह, टहनी की तरह, पेड़ की टहनी की तरह निकल के आ गया, तो ये हो गया ब्रांच चैन। और ये है आपका साइक्लिक चैन, यानी साइकिल की तरह जो है, साइकिल वो साइकिल नहीं, एक पैक्ड, एक क्लोज्ड पैक्ड फिगर बना है जिसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, यानी रिंग बोलते हैं। सो रिंग फॉर्म में जो है वो आपको बन के सामने आया है। तो ये है आपका पूरा यहाँ पे चीज़। उम्मीद है समझ गए होंगे पूरा कहानी।
मज़ा आ रहा है आज क्लास में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? इसके बाद आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कभी नहीं भूलिएगा। क्या ये बात ऐसा है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करते रहो। देन अब वही घड़ी आ गई जिसको कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या? टेट्रावैलेंसी। सो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी में होता है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो 4 होता है। सो कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कैसे? तो भाई अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, तो कैसे करके मैं बता देता हूँ। सो K-L-M कार्बन एटम का है, 6 पे आता है कार्बन। सो 2 और ये 4। सो आउटर मोस्ट सेल में आप देखेंगे, सो आउटर मोस्ट सेल में आपका यहाँ पे कितना है? 4 है। सो कार्बन का कितना होता है वैलेंसी? 4 होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में। सो उसके बाद वही घिसा पिटा कहानी जो मैंने आपको बता दिया है। सो इट इज़ कैपेबल फॉर मेकिंग बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एनी अदर एलिमेंट। सो ये कैपेबल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन से अपना किसी अदर एलिमेंट से या अदर कार्बन से 4 बॉन्ड बना ले, या फिर 4 अपना बॉन्ड को जो है इलेक्ट्रॉन को वो किसी के साथ शेयर कर ले। वो भाई इस कार्बन को जो है वो छूट है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मीथेन, एक एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे मीथेन। अब ये कार्बन जो है भाई अपना बॉन्ड लेके 4 बॉन्ड लेके खड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपने एक शेयर करके और एक इस तरह से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल कर लीजिएगा। चलिए, ये PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। देन अब हम लोग आते हैं एलोट्रोप्स पर। एलोट्रोप्स पर आ चुके हैं, एलोट्रोप्स। सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे हम लोग आ चुके हैं। एलोट्रोप्स का कुछ का मतलब नहीं है। एलोट्रोप्स का मतलब है, देहाती भाषा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। एलोट्रोप्स का मतलब है क्या? कि ऐसा एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एलिमेंट जिसका कि जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एलिमेंट्स जिसका कि जो क्या है, जो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट होता है, यानी अपना जो है नेचर को शो करता है। 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में जो है वो पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? 2 या 2 से ज़्यादा जो है फॉर्म में जो है पाया जाता हो, जिसका कि, ध्यान से सुनिए, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आइडेंटिकल हो, यानी सेम हो। उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या फिर एलोट्रोप्स। ठीक है, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसका कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है सब एलिमेंट बना हुआ हो। ठीक है, और जिस सब एलिमेंट है और वो जो सब एलिमेंट है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल यानी सेम है, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन का कितना एलोट्रोप्स है? तो कार्बन का कितना है एलोट्रोप्स? तो भाई कार्बन का 3 एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। ये 3 जो है आपको कार्बन के एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं। बस उसी के बारे में जो है अब ये एलोट्रोप्स में पढ़ने जा रहे हैं। सो चर्चा आपका बढ़िया हुआ एलोट्रोप्स का। चलिए, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल्स एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स विच में डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल सॉलिड and in the occurrence of molecules that contain different number of atoms is known as allotropes। आप इसको भी रख सकते हैं याद, या फिर आप ऐसे सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो एलोट्रोप्स है, विच एन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म्स हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए। डायमंड, ग्रेफाइट और जो फ्लोरेंस, ये सब जो है उसका एलोट्रोप्स है कार्बन का। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है लेकिन फ्लोरेंस 3 होते हैं। चलिए, सो आप लिख लीजिएगा, ये आपके सामने जो है जो मैंने अभी पढ़ा वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा एलोट्रोप्स का। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रोप्स। तो यहाँ पे एलोट्रोप्स का जो है वो डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका PDF आपको मिल जाएगा। सो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जो है वो दिए हुए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। ऑल दीज एलोट्रोप्स प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सारे जो एलोट्रोप्स है वो कार्बन के प्यूरेस्ट फॉर्म में जो है वो होते हैं। चलिए,
सबसे पहले अब हम लोग डायमंड का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डायमंड का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं डायमंड का पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं डायमंड का पढ़ने के लिए? तो चलिए, सो डायमंड का सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। डायमंड, सो डायमंड में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। डायमंड एग्जिस्ट एज 3 डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल में जो है वो पाया जाता है, और ये जो है इनके कार्बन कार्बन के बीच में जो है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा, स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो मिलता है। ये चीज़ आपका सबसे पहला है। एंड देन उसके बाद दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा है इट इज ए जियांट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन विच ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हर एक कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हर एक कार्बन एटम जो है वो जुड़ा हुआ रहता है अदर 4 कार्बन एटम से। वही चीज़ लिखा हुआ है ना? यस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको डायमंड का। जैसे ये एक सिंगल कार्बन एटम है, इसका 4 बॉन्ड होंगे, एक कार्बन एटम का 4 बॉन्ड। अब ये चारों बॉन्ड पे जो है वो आपका क्या है? कार्बन बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कार्बन एटम अपना जो है 4 कार्बन एटम से जो है वो बना हुआ रहेगा। अभी आप डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, यहाँ लिखा हुआ था ना, ध्यान से पढ़िए। ये देखिए, it is a giant molecules of carbon atoms in which each carbon atoms is bonded to 4 other carbon atoms, ठीक है, with a single covalent bond। सो यहाँ पर देखिए each carbon atoms यानी एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। ये सारे जो है इस तरह से 4 कार्बन एटम से इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे जो है इसी तरह से जो है वो जुड़े हुए रहेंगे कार्बन एटम से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के ऐसे सामने आएगा, इस तरह से बनाते बनाते जो स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा वो आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा? वो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर निकल के सामने आएगा। समझ गए? चलिए, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स लाई द 4 वर्टिस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल, यानी जो कार्बन एटम, जो 4 कार्बन एटम, सॉरी, जो 4 सराउंडिंग कार्बन एटम है एक सिंगल कार्बन के बीच में, एक कार्बन सिंगल बीच में जो है उसके अगल बगल में जो 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो एक कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो टेट्राहेड्रॉन की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका बीच का कार्बन, ये देखिए यहाँ पर ये बीच का कार्बन है, मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसका जो साइड में देखिएगा, इसका जो 4 कार्बन एटम है, इन 4 कार्बन एटम्स को मैं अब गोल घेरा करूँगा, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, इन 4 कार्बन एटम्स को जो है वो मैं अब गोल घेरा करूँगा, इस कार्बन के 4 कार्बन एटम को गोल घेरा करके, और टेट्राहेड्रॉन का जो है आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, ओहो, टेट्राहेड्रॉन का जो है वो फिगर बना के दिखाता हूँ। तो इस कार्बन का 4 कार्बन कौन है? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अब इन सब को जब आप मिलाइएगा तो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर देखिए आपका कैसा बना, तो ये स्ट्रक्चर आपका बिना हेड्रॉन की तरह, टेट्राहेड्रॉन की तरह। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के सामने आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रॉन, और वही पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। देन दिस टेट्राहेड्रॉन अरेंज्ड ऑफ कार्बन एटम्स गिवन डायमंड और रिज्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये जो है आपका क्या करता है, जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है उससे डायमंड जो है वो हार्डेस्ट हो जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। और ये आपको 3D स्ट्रक्चर में मिलता है, हार्डेस्ट में, ठीक है। ये देखिए डायमंड का जो है आपका स्ट्रक्चर, उम्मीद है आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो यही आपका पूरा डायमंड का जो है वो स्ट्रक्चर बन के सामने आता है। चलिए, देन नेक्स्ट क्या है, ए लॉट ऑफ एनर्जी
ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन द डायमंड क्रिस्टल। यानी डायमंड क्रिस्टल में से जो है एक बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी को चाहिए होगा एक डायमंड को तोड़ने के लिए, डायमंड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए बहुत बड़े मात्रा में, यानी इसको मेल्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए। सो इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्योंकि डायमंड में जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए जो है वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। देन उसके बाद डायमंड जो है वो शाइनिंग होता है, लाइट करता है, क्योंकि इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज मेकिंग ज्वेलरी, और दूसरा है इट ऑल्सो यूज टू कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। ड्रिलिंग करने के लिए, छेद करने के लिए भी जो है काम करता है डायमंड, और कटिंग करने के लिए भी किसी चीज़ को जो है हम लोग डायमंड का ही यूज़ करते हैं। ये आपका डायमंड का हो गया। अब ग्रेफाइट पे हम लोग आएंगे और ग्रेफाइट को समझेंगे, ठीक है। मज़ा आया? चलिए, सो ग्रेफाइट का देख लेते हैं, ग्रेफाइट क्या है। सो ग्रेफाइट का क्या है, पहला है इट इज़ ग्रेइश ब्लैक। ग्रेफाइट आपका ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। फिर उसके बाद इट इज़ ए ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। चलिए, ओपेक सब्सटेंस, एक ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और एक ओपेक होता है, यानी कि अंदर से खोखला होता है। इट इज़ ए लाइटर दैन डायमंड, डायमंड से भाई ये लाइटर होता है, तभी तो ये टूट जाता है फट सी। आपके पेंसिल में जो आपका होता है ब्लैक रंग का, वही तो है। स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है टच करने में। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज लिंक्ड विथ अदर कार्बन, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से लिंक्ड होते हैं बाई सिंगल कॉम्प्लेट बॉन्ड से। इसका रिजल्टिंग ये है कि एक हेक्सागोनल रिंग के साथ जो है अरेंज्ड होते हैं एक लेयर में हेक्सागोनल रिंग के साथ जो है वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ यहाँ पर ग्रेफाइट का, तो हेक्सागोनल के साथ जो है वो बन के रहते हैं। कैसे भाई, तो इस तरह से हेक्सागोनल कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो ये आपका पहला हो गया। ये अब यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो जुड़े हुए रहेंगे, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन को हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल रिंग में जो है आपका बन के जो है एक ग्रेफाइट बनता है। अब इसी में जो है आपका दूसरा एक बन जाएगा, इसी में जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरा बन के तैयार होगा इस तरह से। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इसी में जो है अब आपका एक दूसरा बन के तैयार होगा, जैसे कि इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, और या कि इसमें ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। और फिर उसके बाद इसी में एक और ऐसे तैयार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार होगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आपका तैयार होगा, ठीक है। सब में कार्बन एटम रहेंगे, सब पे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, सो ये 2D फॉर्म में होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। दिस लेयर्स टुगेदर विद द वंडरवॉल फोर्स जो है काफ़ी वीक होता है यहाँ पर, इनके बीच में जो यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट में। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, नोट्स में पढ़ लीजिएगा। इट सर्व्स ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है फ्री होता है। क्यों फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड होता है, जिसमें से सिर्फ 3 ही बॉन्ड का यूजिंग आएगा। 3 ही अदर कार्बन जो है वो जुड़े हुए रहेंगे। एक बॉन्ड तो खाली ही रह गया, लोन पेयर ही तो बच गया एक, तो वो एक जो लोन पेयर वाला बच गया इलेक्ट्रॉन, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करेगा उसके अंदर। इसलिए ग्रेफाइट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ग्रेफाइट को हम लोग यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेंट में भी, किसी मशीन में जो है डालने के लिए, एज वेल एज उसको यूज़ करते हैं पेंसिल के लीड में भी। और ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लिया और उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब इसका कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन से आपका फ्लोरेंस को पढ़ेंगे। फ्लोरेंस क्या है, चलिए भाइयों फ्लोरेंस को पढ़ेंगे। तो फ्लोरेंस क्या है, फ्लोरेंस आर न्यू क्लास
ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। फ्लोरेंस जो है वो एक कार्बन एलोट्रॉप्स का एक नया क्लास है, नया जो है आपका व्यक्ति है एक तरह से बोले एक कार्बन है भाई, कार्बन का एक फैमिली का एक नया मेंबर है। द फर्स्ट वन ऑफ आइडेंटिकल वाज C60, यानी इसके अंदर जो है 60 कार्बन एटम्स जो है वो पाए जाते हैं। सोचिए एक फ्लोरेंस में 60 कार्बन एटम C60 जो है पाए जाते हैं। हैज़ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन शेप ऑफ फुटबॉल के शेप में अरेंज्ड होते हैं। देयर इज नोन एज क्या है, बक्की बॉल, उसी को हम लोग बोलते हैं बक्की बॉल, जो फुटबॉल की तरह जो है अरेंज्ड में आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, बड़ा ही नहीं। इट कंटेन्स 26 मेम्ब्रेन रिंग्स, यानी 20 को 6 मेम्ब्रेन रिंग्स से बने हुए रहते हैं और 12 जो है वो 5 मेम्ब्रेन रिंग से बने हुए रहते हैं। मतलब 6 मेम्ब्रेन रिंग का मतलब हुआ कि ये वाले रिंग से जो है बने हुए रहते हैं आपके 20, और 12 जो है वो आपका इस वाले से बने हुए रहते हैं, इस वाले से, इस वाले रिंग से जो है वो आपका 12 बना हुआ रहता है। 6 जो है वो आपका इस वाले से बना हुआ है और 12 जो है वो आपका इस वाले से बना हुआ है। समझे? चलिए, सिंस दीज एलोट्रॉप्स लुक द डोम शेप्ड, कैसा बनता है, डोम शेप्ड का जो है वो बन जाता है इसका स्ट्रक्चर। और ये जो है यूएस का आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्चर यार, आर्किटेक्चर। तो ये जो है आपका यूएस का आर्किटेक्चर जो थे बल्कमिंस्टर फ्लोर, ठीक है, उनके नाम पर जो है इसका नाम जो है वो रख दिया गया बल्कमिंस्टर फ्लोर का नाम पे। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स वाज नेम्ड बाय फ्लोरेन, इसलिए जो है हम लोग जो है इस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया फ्लोरेन। ठीक है, बल्कमिंस्टर फ्लोरेन के नाम पे ही यूएस के आर्किटेक्चर हैं उनके नाम पे रख दिया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर एंड इट इज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग C60। काफ़ी यार खुद से सोचो ना, जो डायमंड था, जो ग्रेफाइट था, उसमें तो कार्बन का यार फिक्स ही नहीं था मात्रा कितना है कैसा है, बट इसमें तो यार फिक्स है 60 कार्बन है, यानी एक काफ़ी छोटा सा शेप्ड का होगा फ्लोरेंस। ठीक है, तो आपका जो फ्लोरेंस है वो काफ़ी छोटा शेप का होता है, बॉल्ड शेप का, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फिगर में। ठीक है, चलिए, तो आपका ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है वो पढ़ेंगे। सो वर्सेटाइल नेचर ऐसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जो कैटनेशन का जो प्रक्रिया था वही आपका वर्सेटाइल नेचर का है। एक काम करते हैं, वर्सेटाइल नेचर पढ़ने के बाद जो आपका वर्सेटाइल नेचर तक हम लोग कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में, और जो हाइड्रोकार्बन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में मुझे लगता है कि नहीं हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। सो हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं काम, कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोकार्बन से आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ये सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ा बहुत ये सारा स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एंड उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, एंड उसके बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ाएंगे, उसके बाद ख़त्म। बस इतना ही, यानी नेक्स्ट पार्ट में आपका बढ़िया से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, 2 पार्ट में आपका जो है वो कार्बन एंडिस कंपाउंड जो है वो बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कार्बन एंडिस कंपाउंड आपके कितने पार्ट, तो 2 पार्ट। ठीक है, चलिए, मज़ेदार लग रहा है क्लास यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। सो वर्सेटाइल नेचर पढ़ लेते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वही कैटनेशन। सो कैटनेशन में पढ़ा चुका हूँ तो मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, ये चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ, पीछे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख के ही आए होंगे जब यहाँ तक आए हैं तो। चलिए, सो क्या होता है, कार्बन स्मॉल साइज का होता है, इसीलिए जो है कैटनेशन का जो है फॉर्मेशन जो अपना कर लेता है। इसका यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसके कारण ये कर लेता है। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड के बीच में काफ़ी ग्रेट जो है आपका फोर्स जो है वो है, इसके कारण जो है वो अपना वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। सो देन नेक्स्ट उसके बाद वर्सेटाइल नेचर क्या है, पहला है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, सारा चीज़ पढ़ के आए हैं। इट इज़ कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विथ 4 कार्बन एटम्स और एटम्स सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, यानी ये कैपेबल है 4 कार्बन एटम से, यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये कैपेबल है 4 अदर कार्बन एटम से बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, या फिर ऐसा कोई एलिमेंट जो कि क्या करे, ऐसा कोई एलिमेंट जो कि ऐसा कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट जो इसके 4 बॉन्ड से जो है वो अपना शेयर कर ले। ठीक है, तो वो आपका कैपेबल होता है, ये आपका वर्सेटाइल नेचर में है। देन नेक्स्ट वर्सेटाइल नेचर में क्या है,
कि ड्यू टू स्मॉल साइज, जो कार्बन है स्मॉल साइज होने के कारण, द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम कैन होल्ड इट्स शिफ्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। छोटा कार्बन का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी पास में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास में होता है, और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो है काफ़ी अच्छा पकड़ होता है, काफ़ी अच्छा फोर्स जो है वो लगा के उनको अपने पास रखे रहता है। तो क्या होता है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। सो द नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट the bond that carbon forms which most of the अदर एलिमेंट्स दैन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब चीज़ से जो है वो अपना जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो बना सकता है। हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से, इन सब चीज़ों से वो अपना बॉन्ड को जो है वो बना सकता है, अलग अलग चीज़ों को अपने साथ मिला के। ठीक है, चलिए देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, are very strong therapy making the compounds exceptionally stable, this further increasing the number of carbon atoms। ये जो है आपके यूजेस में नहीं है, इसको आप ना पढ़े तो अच्छी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वर्सेटाइल नेचर आपका लास्ट आपका है, ये क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो क्या करता है, वो उसका ये क्षमता ऐसा है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स को जो है वो फॉर्म कर सकता है अपने अंदर। ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण कार्बन ऑल्सो फॉर्म मल्टीपल, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड भी वो फॉर्म कर सकता है। अदर कार्बन एटम्स जैसे ऑक्सीजन के साथ, अदर कार्बन एटम के साथ भी जो है वो डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी। जैसे एग्जांपल में आपका इथीन है, ठीक है, एग्जांपल में जैसे आपका इथीन है, डबल कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझे। तो क्या है, कार्बन जो है उसके बाद क्षमता है कि अपने कार्बन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसी से भी अपना डबल बॉन्ड जो है वो बना सकता है, किसी से भी जो है वो अपना डबल बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से। चलिए देन दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स फर्दर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो अपना इंक्रीज करते रहे कार्बन कंपाउंड्स को, जितना भी कार्बन को आपको इंक्रीज करना है, और अपना जहाँ भी आपको बिठाना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बैठाना है आप वहाँ बिठा सकते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर भी जो है कार्बन का कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को जो हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको रूट नेम जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो रूट नेम है उसको पढ़ाऊंगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारा चीज़। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेमिंग भी जो है काफ़ी सारा जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।